लगभग 23 बच्चे जुड़ चुके हैं। आप में से किसी को कुछ अभी कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। 1 मिनट के बाद क्लास शुरू करते, तब तक जितने भी बच्चे जुड़ने होंगे जुड़ जाएंगे। अखिल जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ। सबीहा खान, श्रुति। अच्छा, जो टारगेट दिया था आप लोगों ने उसको रीड किया है? लेसन की बुक को उठाकर एक बार भी देखा है? जी मैम, देखा है। ठीक है, यदि देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो अभी देखना ही पड़ेगा और इसके बाद रिवाइज भी करना ही पड़ेगा। बीच में यदि वॉइस ब्रेक होती है या फिर स्क्रीन शेयरिंग में कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मैसेज कर दीजिएगा। हालांकि वाईफाई लगा हुआ है, उम्मीद है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों से, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस मैम, दिख रही है। ओके। ये जो यहाँ पर जो भी शब्द है, ये प्रॉपर विजिबिलिटी क्लियर है? यस मैम, प्रॉपर विजिबल है। अच्छा, एक सेकंड। इसमें पेन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। अभी मैंने स्क्रीन शेयर स्टॉप किया है। अभी प्रॉपर है? कोई भी अनम्यूट करके बता दीजिए। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी प्रॉपर है? कोई भी बता यस दीजिए मैम। मुझे अनम्यूट। यस मैम, ओके प्रॉपर है। ओके, ठीक है। देखिए, हमारी जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी उसकी क्लास आज से होनी है, ठीक है? तो मैंने बोला था कि 6 से 7 दिन का हम लोग टारगेट रखते हैं, 6 से 7 दिन में इसको लेके चलेंगे। यदि हमको लगता है कि और समय देना है तो बिल्कुल देंगे। ऐसा नहीं होगा कि 6 से 7 दिन में इसको निपटाना ही है। यदि 6 से 7 दिन में नहीं हो पा रही तो 10 दिन तक भी ले जाएंगे, लेकिन जितना भी करेंगे परफेक्शन के साथ करेंगे, उसमें कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो इसमें 3-4 चीजें मैं आपको पहले बता दूं जिस पर हमको काम करना है। सबसे पहला ये कि यहाँ पर एक तो पीवाईक्यू की बात होगी। जितना भी टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, पहली बात पीवाईक्यू की, दूसरी बात पीवाईक्यू के जो 4 ऑप्शंस होते हैं ना, कभी कभी उन ऑप्शंस में से ही
अगला प्रश्न उसी ऑप्शन में से निकल के आता है, तो एक तो वहां पर बात होगी। तीसरी बात ये होगी जो मेंस के हमारे 2 मार्कर है, 5 मार्कर है और 10 मार्कर है, उन पर बात होगी कि यदि कोई डेफिनेशन है तो 2 मार्कर में पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ कुछ प्रॉपर कंटेंट दिया है तो 5 मार्कर में कैसे उसको कर सकते हैं, या फिर 10 मार्कर जो भी रहेगा। और उसके बाद जैसे अदर जो स्टेट वाले एग्जाम रहते हैं, यूपीपीसीएस है, यूपीएससी है, या फिर छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस वहां पर आए होते हैं। और हम लोग ये देखते हैं जब भी पीवाईक्यू का एनालिसिस करोगे तो ये देखने में आता है कि वहां के क्वेश्चंस एज इट इज या तो एमपीपीएससी में पूछे, या तो फिर उसमें के जो 4 ऑप्शन है उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को उठा के प्रश्न बना दिया है और इस तरह से यहाँ की इन परीक्षाओं में पूछा है। तो जो लूसेंट हम कर रहे हैं, तो लूसेंट के साथ एक 360 का हमको पूरा व्यू लेकर चलना है कि हम किसी भी तरह से करें हमारी चीजें इसमें छूटे ना। इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला वाला टॉपिक है पर्यावरण एवं सतत विकास। अब पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति एक फ्रेंच शब्द इन्वॉर्नर से हुई है, जिसका अर्थ है घेरना या घिरा हुआ। इस लाइन से प्रश्न कहाँ से बनाएगा? मैंने जब इंडियन जियोग्राफी के पीवाईक्यू देखे थे तो उसमें एक प्रश्न था कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति मौसिम से हुई थी, तो वो अरबी भाषा का शब्द था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्रेंच। तो यहाँ से हमको रिलेट करना है कि हो सकता है सीधा सा क्वेश्चन पूछ ले कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से। हमने पर्यावरण की डेफिनेशन पढ़ ली, पर्यावरण के तमाम हमने अधिनियम पढ़ लिए, कानून पढ़ लिए, धाराएं पढ़ ली, लेकिन वो पूछ लेगा कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुए, तो फ्रेंच भाषा के शब्द से। दूसरी चीज ये रहेगी कि किस शब्द से हुए, तो शब्द है इन्वॉर्नर, इन्वॉर्नर से हुई है और ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है क्या, घेरना या घिरा हुआ, ये तो सबको पता है, जब हम प्राइमरी क्लास में थे तब से ही हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो एक प्रश्न तो यहाँ से बनेगा जिसको आपको ध्यान रखना है, कल जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसको अंदर पूछूंगी, तो आपको ये याद रखना है कि फ्रेंच शब्द के इन्वॉर्नर से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ है घेरना या घिरा होना। मतलब जो हमारी पहली लाइन है, पहली लाइन में से हमारे पास 3 फैक्ट काम के, 3 फैक्ट आपको टिप पर होने चाहिए। देखिए, जब भी थ्योरी पढ़ो ना उसको रटना मत। जैसे मान लीजिए ये पूरा पैराग्राफ है ना, इसमें से आप 4 की टर्म निकाल सकते हैं और इस टर्म की बेसिस पर आप पूरा पैराग्राफ ये लिख भी सकते हैं, इसको 2 मार्कर मेंस में भी लिख सकते हैं, और प्री में यदि प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होगा। यदि प्रश्न स्टेटमेंट में आता है तब तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो जो भी हम कुछ पढ़ रहे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना है कि हमको लॉन्ग टाइम तक याद भी रहे। ये नहीं इतना टाइम अभी लगा दिया, इसको पढ़ लिया और फिर भूल गए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो जो शब्द है, जो चीजें बता रही हूँ उस पर बिल्कुल फोकस करते हुए चलना। इसमें है फ्रेंच शब्द से उत्पन्न हुई है, शब्द है इन्वॉर्नर और अर्थ है घेरना या घिरा हुआ। इससे ज्यादा हमारे कुछ काम का नहीं है इस लाइन में। प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेश में रहता है, जीव एवं उसका परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते। किसी जीव या जीव का यही परिवेश पर्यावरण कहलाता है। ये कहाँ काम में आएगा, ये 2 मार्कर में काम आएगा। खुदा ना खास्ता मीन्स में कभी पूछ लिया पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, तो हमको कुछ अलग से बहुत अच्छी डेफिनेशन लाने की जरूरत नहीं है। हमने लूसेंट पढ़ी है, लूसेंट से बिल्कुल रट लेना। प्रत्येक जीव, कोई भी जीव है उसका अपना विशिष्ट परिवेश होता है और जीव और उसका परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जीव भी उस परिवेश को प्रभावित करता है और वो परिवेश भी जीव को। जैसे हम है, हमारा कोई एरिया, यदि पॉल्यूशन हमारे कारण ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा उद्योग है, बहुत ज्यादा वाहन है, तो वो एरिया पॉल्यूटेड है, फिर वही एरिया मनुष्य को प्रभावित करेगा। तो यहाँ यही बोला है कि जीव और उसका परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते। उसके बाद है किसी जीव या जीवों का यही परिवेश पर्यावरण कहलाता है, यानी सजीवों के आसपास अथवा उसके चारों ओर उपस्थित आवरण ही पर्यावरण है। यहाँ पे आपको 2 डेफिनेशन मिलेगी। सबसे पहले पर्यावरण की डेफिनेशन मिलेगी, दूसरी डेफिनेशन कभी आपसे पूछा जा सकता है कि सजीवों को परिभाषित कीजिए, या प्रीलिम्स में कभी आ सकता है कि सजीव के अंतर्गत कौन आता है या कौन नहीं आता है। उसमें पता है क्या करेगी, वनस्पतियां। जैसे जो बायोलॉजी या साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं है उनको शायद पता नहीं हो कि वनस्पतियों को सजीवों में काम करते या नहीं करते, तो वहां इस प्रश्न को ये गलत कर सकते। तो आपको याद रखना है जो सजीव है उसमें जीव जंतु तो आते हैं और सूक्ष्म जीव सबको पता है, क्योंकि हमको पता है
ये सूक्ष्मजीव जीवित होते हैं, लेकिन वनस्पतियों को भी इसमें काउंट किया जाता है। स्टेटमेंट में ऐसे ही प्रश्नों में हमको फंसाता है, हमारे प्रश्न गलत होते हैं, जबकि लूसेंट जैसी बुक में सीधा सीधा दिया रहता है। इसीलिए एक एक बिंदु पर फोकस करके चलना। लूसेंट का हर एक वर्ड जो है ना, हर एक वर्ड क्वेश्चन निकल के आता है, क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है। अगला देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सबसे पहला प्रश्न आएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980, 1982, 1986 या 1990 में? इस तरह से आपको दे देगा। तो हमको पता है 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। इसके अनुसार पर्यावरण की डेफिनेशन दी है, तो पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार परिभाषा लिखो, तब स्पेसिफिक ये लिखना है, और यदि ये याद ना हो ना तब भी लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन यदि पर्यावरण की डेफिनेशन पूछे, बिल्कुल नहीं छोड़ के आना है, कुछ ना कुछ तो लिखना ही है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कहता है कि पर्यावरण क्या है? कोई भी जीव है, उसके चारों तरफ जो घिरा वाला। अब इसमें की टर्म देखना, एक तो भौतिक दिया है, एक जैविक दशाएं दी है, और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि अंतःक्रिया होती है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जब हम बनाएंगे तो हम लिख लेंगे कि भौतिक और जैविक दशाएं। इसके सिनॉप्स भी यदि आप चाहो तो बना सकते हो। उसमें एक तरफ लिख लिया भौतिक दशाएं और उसी के नीचे लिख लिया जैविक दशाएं। तो जब भी हम देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो हमको पता रहेगा इसमें 2 टर्म थे, एक तो भौतिक दशा और जैविक दशाएं। तो कभी यदि प्रीलिम्स में स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण को इस तरह परिभाषित किया है, यहाँ भौतिक और जैविक के अलावा अन्य बिंदु भी जोड़े, तो तब हमको एलिमिनेट करने के लिए बहुत आसानी रहेगी। अगला है, पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इससे पृथ्वी के भौतिक या अजैविक तथा जैविक संगठकों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पर्यावरण स्थिर नहीं रहता है, जैविक तथा अजैविक दोनों ही घटकों में परिवर्तन होता रहता है। अधिकांश परिवर्तनों को जीवधारी सहन कर लेते हैं। जिस सीमा तक जीवधारी वातावरण में हुए परिवर्तन को सहन कर लेते हैं उसे सहनशीलता परास कहते हैं। इसे आप लोगों से ही रिलेट कीजिए, सहनशीलता परास। जैसे कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, तो एक लिमिट होगी जहां तक आप सहन कर लेंगे, और एक लिमिट के बाद आप उसको जवाब देंगे, या कोई आपसे मारा पीटी कर रहा है तो आप उससे मारा पीटी करोगे। तो जो आपकी प्रतिक्रिया होगी, तब तक आपने जो सह लिया वो आपकी सहनशीलता है। इसी तरह पर्यावरण की भी अपनी सहनशीलता होती, जीवों की भी अपनी सहनशीलता होती, उसी को ही सहनशीलता परास के रूप में डिफाइन किया है। क्या बोला है उन्होंने कि पर्यावरण भौतिक और जैविक संकल्पना है, और यही भौतिक और जैविक दशा 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में दिए। अब देखिए की टर्म है, कुछ की टर्म ऐसे जो पूरे पर्यावरण में इधर उधर घूमते रह गए, तो इन की टर्म्स को फिंगर टिप पे कर लेना कि चाहे जो डेफिनेशन है, चाहे 2 मार्कर का क्वेश्चन है, 5 मार्कर है या 10 है, हमको ये की टर्म डालने ही है। और यदि आप ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज करोगे तो जो नंबर बढ़ने की संभावना है वो ज्यादा हो जाती है। इसमें बोला है कि पर्यावरण स्थिर नहीं रहता है। यदि स्टेटमेंट में प्रश्न आए कि पर्यावरण से संबंधित 4 कथन नीचे दिए हैं, आप उसमें से सही उत्तर पहचानिए। वो नीचे दे देगा कि पर्यावरण चूंकि एक बहुत बृहद तंत्र है, इसलिए ये स्थायी होता है। जैसे ही स्थायी दे देगा हमको गलत कर देना, क्योंकि पर्यावरण कभी भी स्थिर नहीं रहता है। अब जैविक और अजैविक दोनों ही घटकों में परिवर्तन होता है। वो कहेगा कि जो जैविक घटक है अपरिवर्तनीय रहते हैं और अजैविक घटक परिवर्तनीय रहते हैं, वही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अधिकांश परिवर्तन को जीवधारी सहन कर लेते हैं। वो कहेगा कि जीवधारी बहुत ही संवेदनशील होते हैं, थोड़े से भी परिवर्तन को वो सहन नहीं कर पाते, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सारे प्रश्न लूसेंट में छिपे हैं, प्रश्नों का उत्तर भी लूसेंट में छिपा है, केवल हमको हमारे पढ़ने का नजरिया थोड़ा सा बदलना है, एक एक शब्द को, एक एक लाइन को फोकस करना है। तो कभी सहनशीलता परास 2 नंबर में आता है तो वो भी आपको यहाँ से कर लेना है। उसके बाद है पर्यावरण के प्रकार। देखिए मेंस में ऐसा प्रश्न बन सकता है, पर्यावरण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। तो जब आपने ये लूसेंट पढ़ी होगी ना, तो आपका प्री का तो काम बनेगा, आपका मेंस का भी बन जाएगा, क्योंकि सिनॉप्सिस तरीके से ये छोटे छोटे बिंदुओं में की टर्म में इसको दिया है। तो इसको इस तरह से करना कि प्री के साथ आपका मेंस भी हो जाए, ये जितने भी बिंदु सिलेबस में, तो इसके लिए आपको अलग से भागना ना पड़े। आगे देखिए, पर्यावरण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। हम लोग जब प्राइमरी में थे तब से पढ़ते आ रहे। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या होता है,
इसका अभिप्राय प्राकृतिक परिवेशों से है। जैसे भूमि, भूमि हमने बनाई है क्या? नहीं बनाई है। जल हमने नहीं बनाया है। वायु ये भी हमने नहीं बनाई। पादप, जीव जंतु ये भी हमने नहीं बनाए। तो इन सब से मिलकर जो भी प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, इसके अंतर्गत स्थल मंडल आता है, जल मंडल आता है, वायुमंडल आता है और जैव मंडल आता है। प्रश्न, प्रश्न ऐसे बनेगा कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इसमें से कोई भी 3 ऑप्शन दे देगा वो, ठीक है, और एक कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा। या तो बता देगा कि 1 या 2 दोनों है, 2 या 3 है, या फिर 1, 2, 3 है, इसमें से छांटो। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है और उसके अंतर्गत एग्जाम्पल क्या है। तो स्थल मंडल, स्थल मंडल के साथ जल मंडल, फिर वायुमंडल और जैव मंडल, ये सारे जो है प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, मानव निर्मित पर्यावरण। मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर कुछ निर्माण एवं परिवर्तन किए। इस प्रकार मानव द्वारा निर्मित परिदृश्य मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। फसल उत्पादन, वाणिज्यिक व्यापारिक संकुल, औद्योगिक संकुल एवं परिवहन संकुल आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, जो मानव है ना, बहुत ज्यादा होशियार है। मतलब प्रकृति ने उसको रहने के लिए इतना सुंदर परिवेश दिया, लेकिन वो क्या करेगा? अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन कर लेगा। फिर जो भी मॉडिफिकेशन किया है उसने अपने अनुसार जो सुख सुविधा यहाँ पर डेवलप की है, वो मानव निर्मित पर्यावरण कहलाएगा। उसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? फसल उत्पादन। अब देखिए, फसल उत्पादन को आप प्राकृतिक पर्यावरण में नहीं लगाना, क्योंकि हमको लगेगा कुछ जंगली फसलें भी होती है, जंगली पेड़ पौधे भी होते हैं, तो वहां हम दिमाग लगाएंगे अच्छा फसल तो प्रकृति से रिलेटेड है, तो हम लगा देंगे प्राकृतिक पर्यावरण। ऐसे ही हमारे प्रश्न गलत होते हैं। यदि फसल उत्पादन पूछता है कि किस तरह के पर्यावरण का एग्जाम्पल है, तो हमको जाना है मानव निर्मित पर्यावरण। दूसरा, व्यापारिक वाणिज्यिक संकुल, ये तो मनुष्य ही करेगा। औद्योगिक संकुल मनुष्य बनाएगा, एवं परिवहन संकुल ये सब मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए किए हैं। तो ये जो पर्यावरण है, ये मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अच्छा कोई अनम्यूट करके बता दीजिए, वॉइस आ रही है और स्क्रीन शेयर दिख रही है आपको? जी मैम, वॉइस भी आ रही है, स्क्रीन भी प्रॉपर दिख रही है। ओके, यदि बीच में स्क्रीन में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप में से कोई भी अनम्यूट करके बता दीजिएगा। आगे देखिए, पर्यावरण के संघटक, ठीक है। ये पर्यावरण के संघटक 5 नंबर में सीधे सीधे आ सकता है, क्योंकि क्या है ना, पूछा जा सकता है कि पर्यावरण किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, साथ ही इसके संघटकों को बताइए। तो संघटक आपको क्लियर होने चाहिए। संघटक में प्रकार कभी मत लिखिएगा, प्रकार अलग है, संगठन अलग है। ये चीजें क्या है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे ना, उनके साथ दिक्कत होती है। तो आप लूफाइन कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं आने वाली आपको। पर्यावरण के संघटक में बात करें तो 3 प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया है। प्रीलिम्स में कम संभावना है कि ऐसा पूछ ले कि पर्यावरण के कुल कितने संघटक है, क्योंकि जो अलग अलग पर्यावरण विद है, अलग अलग थ्योरीज आती है, उसके अनुसार थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन ओवरऑल 3 संघटक हमको हर कोई किताबों में देखने को मिलेंगे। एक तो होगा भौतिक या अजैविक, दूसरा है जैविक और तीसरा है ऊर्जा। देखिए, भौतिक में क्या आएगा? भौतिक में आप ये, भौतिक को हमेशा ऐसे याद रखना, भौतिक अजैविक होता है, ये तो पता है, जो भी हमको दिखता है जिसमें जान नहीं है, मतलब जिसके शरीर में आत्मा नहीं है, या फिर जो सजीव नहीं है। जैसे स्थल, इसकी कोई आत्मा होती है क्या? नहीं होती। वायु, ये तो बहते रहती है, हमारे सजीवों से कोई लेन देन नहीं। जल, ये भी अपनी मस्ती में बहता रहता है। इनके उप संघटकों को सम्मिलित किया है भौतिक या अजैविक में। जैविक में क्या है? इसके अंतर्गत पादप है, मनुष्य समेत जंतु एवं सूक्ष्म जीव को सम्मिलित। फिर से जैविक संगठक में कंफ्यूज नहीं होना है। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, जो पादप है, इनको भी जैविक में शामिल किया जाता है। ऊर्जा संगठक सौर सौर ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा को सम्मिलित किया। देखिए, आपको, हमको सबको पता है कि सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो सौरिक ऊर्जा तो पता है। अब एक नया बिंदु आता है भूतापी ऊर्जा, क्योंकि भूमि से, जो धरती धरातल से ऊर्जा प्राप्त होती है, भूतापी ऊर्जा है। तो ये भूतापी ऊर्जा थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है। सबको पता होता है कि सूर्य ही हेड है और एक सूर्य ही पता होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, पर्यावरण की मुख्य विशेषता, ये मेंस का प्रश्न है। जैविक और अजैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहते हैं। जैविक विविधता, प्राकृतिक वास तथा ऊर्जा किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व है। पर्यावरण में समय तथा स्थान के साथ परिवर्तन होता रहता है। प्रीलिम्स का प्रश्न, क्या पर्यावरण समय के साथ परिवर्तनशील है? सत्य है या असत्य है? तो ये कथन सत्य है। पर्यावरण कभी स्थिर नहीं रहता है,
उसमें स्थान के साथ और समय के साथ परिवर्तन होते रहता है। यहाँ के टर्म्स याद रखना, यहाँ 2 टर्म दिए, एक दिया है समय और एक स्थान। यही आपके प्रश्न है और यही प्रश्नों का उत्तर है। तो समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता रहता है। पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है जो विभिन्न जलवायु एवं विभिन्न स्थानों पर भिन्न होते हैं। ये थोड़ा सा समझना। देखिए जैविक पदार्थों का उत्पादन क्या मतलब, जैसे वनस्पति देख लो, विभिन्न जलवायु और विभिन्न स्थानों पर भिन्न होते हैं। आप हिमालय की जब वनस्पति देखोगे तो वो भिन्न होगी, और आप जब दक्षिण भारत की वनस्पति देखोगे तो वो भिन्न होगी। पश्चिमी घाट की वनस्पति भिन्न है, पूर्वी घाट की अलग है, राजस्थान थार के मरुस्थल की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, उत्तर पूर्वी भारत की अलग है, सभी जगह की वनस्पति अलग है। तो ये बोला है कि उसकी जो जलवायु है विभिन्न रहेगी और विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रहेगा। तो ये बिंदु आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी पेज का सेकंड स्लॉट है ये, पर्यावरण की विशेषताएं जो हम पढ़ रहे हैं। देखिए पर्यावरण पर्यावरण जैविक एवं अजैविक पदार्थों के व्यावहारिक संबंध पर आधारित होता है, हमको पता है। पर्यावरण की कार्यवाही ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है, ये भी पता है। ऊर्जा संचार दिया है। पर्यावरण सामान्यतः पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने की ओर अग्रसर होता है। बिल्कुल, हमारा पर्यावरण कभी भी हमारे बीच मतभेद उत्पन्न नहीं करता। पर्यावरण कभी भी खुद से नहीं चाहता है कि मानव और पर्यावरण के बीच ऐसी अंतर क्रिया हो जिससे एक दूसरे को नुकसान हो। ऐसा कभी नहीं चाहता। वो हमेशा चाहता है कि एक बैलेंस बना के रखे। हम जब पारिस्थितिकी कक्षा पढ़ेंगे उसमें भी ये चीज आएगी, और ये पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने की ओर होता है। मतलब कितना पॉजिटिव माइंडसेट है एनवायरमेंट का। हमको इन अपने नेचर से भी सीखना चाहिए कि वो हमेशा बैलेंस बनाने की बात करता है, कभी भी विनाश की, डिस्ट्रॉय करने की, हानि पहुंचाने की, ऐसी कभी उसकी मंशा नहीं होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करना, जो भी थ्योरी दी है उसको रिलेट करके, तो हम बहुत लंबे समय तक उसको याद रख सकते हैं। आगे है वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ये प्रीलिम्स का प्रश्न है, क्योंकि ये जो प्रदर्शन सूचकांक में जो भी हमारी रेटिंग रहती है उस रेटिंग से प्रश्न रहता है कि इस वर्ष इसमें सूचकांक में हमारा कौन सा स्थान रहा है। अब देखिए, जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है एक अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जो पर्यावरण स्थिति और देशों की स्थिरता को मापता है। अंतरराष्ट्रीय तो यहीं पे बात खत्म हो गई। केवल भारत के बाद नहीं, बहुत सारे देश आएंगे विश्व के, और उनमें हम देखेंगे कि हमारा स्थान कौन सा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को एक द्विवार्षिक सूचकांक के रूप में वर्ष 2002 में येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल और साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया। प्रश्न देखिए क्या बनेगा। प्रश्न ये बनेगा कि जो वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है ये वार्षिक है, मतलब हर साल रिलीज होता है। त्रिवार्षिक है मतलब 3 साल में रिलीज होता है, या द्विवार्षिक है मतलब 2 साल में रिलीज होता है। तो ये द्विवार्षिक सूचकांक है। यही ये जो टर्म्स है ना, ये शब्द है, ये यही प्रश्न बनते हैं, यही से प्रश्न बनते हैं स्टेटमेंट में या फिर सीधे सीधे, और यही से हम लोग गलत करते हैं। फिर हमको लगता है प्रश्न पता नहीं कहाँ से पूछ लिया और कितना टफ प्रश्न आया। तो स्टार्ट कब हुआ? 2002 में। कैसा है? द्विवार्षिक सूचकांक है। ठीक है, इसमें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक टीम पर्यावरणीय डेटा को ऐसे संकेतकों में बदल देती है जो देशों का मूल्यांकन 0 से 100 सबसे निम्न से सर्वश्रेष्ठ के पैमाने पर करते हैं। इसका मूल्यांकन का आंकड़ा क्या है? 0 से 100। यदि 1000 दे दे स्टेटमेंट में तो गलत करना है, बिल्कुल नहीं मानना है हमको। तो बस इसमें 3 चीजें माननी। कौन कौन सी? सबसे पहले द्विवार्षिक है, दूसरी बात 2 से याद रखना, 2002 में शुरू किया था, और फिर ये बीच के 2 जीरो है तो 100। 0 से 100 तक इसके मानक है, ये संकेत है। इन संकेतकों के आधार पर इसका मूल्यांकन करते हैं, मानकों को तय करते हैं, फिर रैंकिंग जारी होती है। अब भारत की कौन सी रैंकिंग है, ये करंट का प्रश्न है, इसको सर्च करके मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी। उसके बाद अगला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, एनवायरमेंट परफॉर्मिंग इंडेक्स होगा ये 2022 का। ठीक है, 2022 का दिया है। तो 2022 की रैंकिंग में जो है डेनमार्क शीर्ष पर। अब 2022 का क्यों? अभी जब तक 2024 का नहीं आता है 2022 का लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि द्विवार्षिक है, मतलब 2 साल में एक बार रिलीज होगा। तो कभी पूछ ले कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो 2022 वाला आया था
उसमें पहले स्थान पर कौन है, तो डेनमार्क याद रखना है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर फिनलैंड। इससे ज्यादा याद नहीं रखना है, फिर भारत की रैंकिंग इसमें मायने रखेगी। तो कुल कितने देश है, 180 देशों की सूची थी, उसमें भारत कौन से स्थान पर, 168वें स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको रियो समिट भी बोलते हैं। इसको इरेज कर देती हूँ। देखिए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन को रियो समिट भी बोला है। जो स्टॉकहोम सम्मेलन है 1972 की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, ये 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन है। सबसे पहला प्रश्न, रियो समिट किस वर्ष आयोजित हुआ था, 1992 में। कहा हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहाँ आता है, ब्राजील में आता है। ये क्यों हुआ था, तो जो स्टॉकहोम सम्मेलन था, जो हमारा 1972 में हुआ था, तो हम क्या कर रहे थे, इसकी वर्षगांठ मना रहे थे, इसकी 20वीं वर्षगांठ मना रहे थे। 20वीं वर्षगांठ मना रहे थे, मतलब ये 1992 में हुआ, और 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हमने इसको आयोजित किया था, इसीलिए हमने इसको रियो समिट बोला है। उसके बाद क्यों खास है, ऐसी क्या चीज है कि इसको हमको पढ़ना जरूरी है, क्या खासियत है इसकी, तो देखिए, पहला तो ये कि संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण और विकास सम्मेलन था। फिर ये जो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था 1992, इसके दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई, जो अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि यूएनएफसीसी के तहत निधि उपलब्ध कराएगी, कुल मिलाकर फंड देने के लिए थी। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 की मुख्य उपलब्धि एजेंडा 21 समझौता है। प्रश्न यदि पूछता है कि एजेंडा 21 कब लाया गया, कब समझौता हुआ, कब गठित हुआ, तो जो 1992 का ब्राजील में रियो डी जेनेरियो का रियो समिट था, उसके दौरान ये एजेंडा 21 लाया गया। एजेंडा 21 बहुत महत्वपूर्ण है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, और 5 नंबर में भी, और 10 नंबर में भी पूछ सकता है। उसके बाद में एजेंडा 21 पारिस्थितिकी विनाश और आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। आपके प्रीलिम्स का प्रश्न आ गया है, देखिए, वो देगा कि एजेंडा 21 के तहत मूलभूत तथ्य है या अभिनिहित है, पारिस्थितिकी विनाश और आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। वो बोल देगा कि आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है, या पारिस्थितिकी विनाश को सपोर्ट नहीं करता है। तो यदि कोई नेगेटिव बात भी पूछे ना पेपर में, तो आप उसको इलिमिनेट कर देना। ये जो भी एजेंडा होते हैं, समिट होते हैं ना, ये कभी भी नेगेटिव थॉट्स पर नहीं बनते। कोई भी संकल्पना, विचारधारा या फिर सिद्धांत लेकर आते, लक्ष्य लेकर आते, तो वो चाहते हैं कि एक बैलेंस अप्रोच है, सबका विकास हो, सबका भला हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, एनवायरमेंट हो। तो कभी भी आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ नेगेटिव पॉइंट से कुछ पॉइंट है या फिर स्टेटमेंट है, तो आप उसको इजीली इलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये आर्थिक असमानता को खत्म करने की बात करता है और पारिस्थितिक विनाश को रोकने की बात करता है, इस पर बल देता है। अब देखिए, इसके 4 उद्देश्य है एजेंडा 21 के। जैव विविधता का सर्वेक्षण एवं संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, विकासशील देशों में गरीबी निवारण एवं जनसंख्या नियंत्रण, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल, और सबको खाद्य, स्वच्छ जल एवं सामाजिक सुरक्षा। अभी पता है, आप सोचोगे एजेंडा 21 मतलब ये तो पर्यावरण से संबंधित है, वनों की कटाई रोकने की बात करेगा, बोलेगा कार्बन चोरी मत करो, कोयला मत जलाओ, इन सब पे आप ध्यान दोगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बिंदु लिखे, यहाँ पर लिखे हैं विविधता, जैव विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। इसको तो आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन सबको खाद्य, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा यदि आ जाए ना, आप बोलोगे नहीं नहीं ये ऑप्शन गलत दिया है, इसको हटा दो, क्योंकि भाई एजेंडा 21 है, पर्यावरण से रिलेटेड है। ये तो बोलेगा कि पेड़ मत काटो, वन्य जीव, जीव जंतुओं की रक्षा करो, उनके साथ एक अच्छा नेचर करो, अच्छी बॉन्डिंग स्थापित करो। तो इसमें आप फंसोगे, आप स्वच्छ जल में फंसोगे, आप सबको खाद्य में फंसोगे, और पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने के बल पर फंसोगे, जनसंख्या नियंत्रण पर फंसोगे, गरीबी निवारण पर फंसोगे। एक एक तरह से जनसंख्या नियंत्रण आप मान सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या कंट्रोल होगी तो पर्यावरण पर जो दबाव है कम होगा। लेकिन ये जो बिंदु है ना, ये आप फंसोगे, और यही से एग्जामिनर खेलता है आपकी भावनाओं से, और फिर प्रश्न गलत होते हैं, फिर हमको लगता है कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये गलती को हमको यहाँ पे सुधारना है। इसके जो एजेंडा 21 है, इसके जो भी 4 उद्देश्य है, तो इसको बिल्कुल रट लेना। सीधे सीधे 5 मार्कर का प्रश्न है ये, एजेंडा 21 क्या है इसको समझाइए और इसके उद्देश्य लिखिए। तो वहां स्पष्ट लिख देना एजेंडा 21 क्या है, इंट्रो दे देना और सीधे आना कि इसके 4 उद्देश्य है, 4 पॉइंट बना के यहाँ लिख देना। बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इससे ज्यादा खिचड़ी ना ही वह पकाने का टाइम है अकबर बिरबल की, और ना ही पक पाएगी, कच्ची रह जाएगी। इसीलिए टू द पॉइंट लिख के आना है। तो खाद्य, स्वच्छ जल, सामाजिक सुरक्षा की भी बात करता है, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने की बात करता है, विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण की बात करता है। ये यहाँ पे फंसोगे आप, विकसित देश लिख देगा, सीधे सीधे गलत हो जाएगा। विकासशील देश की बात कर रहा है, आपको विकासशील देश के साथ जाना है। जैव विविधता का सर्वेक्षण एवं संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण की बात करता है। अगला देखिए, पृथ्वी सम्मेलन कब कब हुए थे, जो रियो +5 है, +10 और +20। देखिए +20 मैंने आपको बताया रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, जहां से हमको एजेंडा 21 मिला है। जो 21 है ना, इसको अपोजिट कर देना तो इसका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो रियो डी जेनेरियो 2012 में आया था। उसके बाद रियो +5, देखिए सबसे पहले बहुत इजीली आप याद रख लोगे। मैंने आपको क्या बोला था कि 1972 में सबसे पहले समझौता हुआ था, इस स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था। यदि +5 की बात करें तो इसमें +5 ऐड कर लेना, +10 की बात करें तो +10 ऐड कर लेंगे, तो ये ईयर्स हमको निकल जाएंगे। बस ये याद रखना कहा हुआ है। तो 20 तो पता है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है, +10 का हुआ है जोहान्सबर्ग अफ्रीका में हुआ है, और +5 न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ है, ठीक है, इतना याद रख लेना। उसके बाद आगे देखिए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम। पहला है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, इसकी स्थापना भारत सरकार ने 18 अक्टूबर 2010 में की थी। ये तो भुलाया नहीं भूलेगा, क्योंकि यूनिट 10 को जिस तरह से उठा के अलग किया है और उसकी जगह जनजातियों को डाला है, तो ये तो एमपीपीएससी वाले बच्चों ने रट रट के रखा था। अगला देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, अभी स्टार्टिंग में ही था। यहाँ से प्रश्न पता है कैसे बनते हैं, प्रश्न सीधे सीधे बन जाते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था, उसके आगे कभी पूछता ही नहीं है। फिर आगे ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में, जिसको किस नाम से जानते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो इसके जो भी निर्णय थे ना, उसको क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया, और इसे छाता विधान भी कहते हैं। प्रश्न प्रश्न कहाँ से बनेगा, 3 प्रश्न। सबसे पहला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 में आया। अगला प्रश्न, ये क्यों लाया गया, तो 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, तो अब इसमें जो भी निर्णय लिए हमको तो इम्प्लीमेंट करना था। जैसे कहीं मीटिंग हो गई, मीटिंग वालों ने आदेश दिए, भाई इस आदेश को अब हमको इम्प्लीमेंट करना है। ऐसे ही 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, उसके जो भी निर्णय हुए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया। फिर हमने इसको एक और नाम दे दिया, छाता विधान। बस इससे ज्यादा ना हमको पढ़ना है और नहीं अपना माथा पचाना है। प्रीलिम्स में प्रश्न बनेगा तो यही से बन जाएगा, और प्रीलिम्स में ना बने तो मेंस में तो मेंस पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए, भारत सरकार कब इसको इम्प्लीमेंट करती है, तो हमारे यहाँ जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984। 2 से 3 दिसंबर क्यों बात करते हैं, क्योंकि 2 दिसंबर की रात को हुई थी और 3 दिसंबर तक वो त्रासदी चली थी। तो 2 से 3 दिसंबर 1984 में जब ये त्रासदी हुई थी, तो उसके बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। अगला प्रश्न सीधे यही से बनने वाला है डायरेक्ट। प्रश्न ये आएगा कि भारत में किस घटना के बाद में 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया, तो 1984 का जो हमारी भोपाल गैस त्रासदी थी उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया। दूसरा प्रश्न, क्या संसद ने लाया, यदि वो दे देगा कि भैया संसद ने कानून लाया, अधिनियम लाया और उसके बाद ही अधिनियम को बनाया, सीधे गलत कर देना। वो प्रश्न का ऑप्शन एलिमिनेट कर देना तुरंत। वो कहेगा कि भारत सरकार ने अनुच्छेद के तहत लाया, तो वो बात सही रहेगी, और अनुच्छेद रख लेना 253। आर्टिकल 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। कल के क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं आप लोगों से पूछूंगी, और ये प्रश्न आपको बनने चाहिए। जितना मैं पढ़ा रही हूँ या जो टर्म बता रही हूँ वो सारी चीजें रट लेना, इसके क्लास के बाद जाकर रिवाइज करना, और कल क्लास में आने के पहले भी एक बार सरसरी निगाह से देख के आना, तो ये प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे।
अगला इको मार्क, देखो जो इको मार्क है ना, ये प्री के काम का है, मेंस का 2 नंबर का प्रश्न है ये। दे देगा इको मार्क को परिभाषित करो, सीधे उठा के एप्लीकेशन लिख देना, 1991 का डाल देना, इससे ज्यादा कुछ लिखना नहीं है और नंबर काट नहीं सकता फिर वो। देखिए, ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उसे इको मार्क कहते हैं, और 1991 से प्रमाण पत्र दिया जाता है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, इको मार्क किसे कहते हैं। अभी अगली बार क्वेश्चन बने तो ये बन सकता है कब से देना स्टार्ट किया है, तो 1991 से, 1991 से देना स्टार्ट किया है। कैसे उत्पादों को देते हैं, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। कभी भी वो नहीं, कभी भी ऐसी मंशा नहीं रहेगी कि पर्यावरण के प्रति शत्रु हो, और ऐसे शत्रुओं को हम कोई पुरस्कार देते क्या, नहीं देते। तो उत्पाद ऐसे होने चाहिए जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उन्हें हम इको मार्क देते। अब देखिए, जो इको मार्क है ना, इसकी जगह आपको दूसरा टर्म देकर कंफ्यूज कर सकता है, तो 3-4 बिंदुओं पर आपको यहाँ फोकस करना है कि चाहे जैसा प्रश्न मिले हम गलत नहीं करेंगे। अगला देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया। सीधा सीधा प्रश्न, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके तहत किया गया, नीचे दे देगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल संरक्षण अधिनियम 1974, वायु संरक्षण अधिनियम 1980, वायु 81 में है, और वन संरक्षण अधिनियम 1980, है ना, ऐसे दे देगा। तो हमको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 याद रखना है, उसी के तहत क्या हुआ था, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन हुआ था। पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में सम्मिलित हुआ था, अंतरराष्ट्रीय था, अभी 3 बार रिपीट हो चुका है। 20 जुलाई 2010 को बजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है। अब इसके स्थान पर आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखा गया है। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति है, ये पता है 1986 के अधीन घटित हुआ, अब इसका नाम बदल दिया, इनको रास नहीं आ रहा था ये नाम, तो 2010 में क्या किया इन्होंने, बोले चलो नाम बदलते इसका, तो 22 जुलाई 2010 को एक गजट नोटिफिकेशन निकाला, बोले अब इसका नाम बदलेंगे हम, और इसका नाम अब कर दिया आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। ठीक है, अनुमोदन की जगह क्या कर दिया, आकलन, बस एक शब्द की हेराफेरी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। आगे है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 में अंतर्निहित है के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया। यहाँ से 3 प्रश्न बनेंगे इस पैराग्राफ से। पहला, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब आया था, 2010 में आया था। क्या ये, दूसरा प्रश्न कि ये किस आर्टिकल के तहत लाया गया, तो 21 के तहत लाया गया। तीसरा, इसकी स्थापना कब हुई, तो 18 अक्टूबर 2010 को की गई है। 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, यदि 2 नंबर 5 नंबर में आए तो भी ये लिखना है, और फिर उसमें ये भी लिख देना कि वर्तमान में इनके प्रमुख कौन है। अगला देखिए, विभिन्न संगठन एवं संस्थान, ये पर्यावरण से संबंधित जो विभिन्न संगठन और संस्थान है। एक तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इसकी ऐसी ट्रिक कुछ बना लो कि देखो, जैसे 72 में क्या, 72 ईयर्स के जो भी आपके बुजुर्ग होते घर के, है ना, रोबी मतलब रोब दिखाते, कन्या मतलब कन्या, कन्या मतलब लड़की पर, जो भी, इसको रोब को थोड़ा पॉजिटिव वे में लेना, मतलब जो भी बड़े बुजुर्ग होते हमेशा अच्छी सलाह देते, मार्गदर्शन देते, उनके जीवन के जो भी अनुभव हुए वो हमसे साझा करते। तो आप ये याद रखना, 1972 मतलब 72 ईयर्स के जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग है वो रोब दिखाते कन्या पे। ठीक है, जो भी उनकी नाती है पोती है उन पर रोब दिखाते, इस तरह आप इसको याद रखना। ये एक छोटी सी ट्रिक है, किसी भी तरह हमको जुगाड़ करके हमारा प्रश्न याद होना चाहिए, हमारा उत्तर याद होना चाहिए, हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, इसकी स्थापना 1958 में नागपुर में हुई थी, और इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। इसके कुछ उद्देश्य है, एक तो वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लांट, औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की रोकथाम,
इसके लिए शोध एवं विकास हेतु कार्य करना, और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। अगला प्रश्न बनेगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? देखिए, शोध शोध मतलब रिसर्च है ना। नागपुर, नाग, जो भी नाग है ना, नाग, अब नाग का जहर आपको पता है बहुत जहरीला होता है, तो इस पर हमेशा रिसर्च चलते रहती है। एंटीवीनम जो बनता है, जो बोलते जहर को जहर मारता है ना। तो जो शोध कहाँ कर रहे हैं हम, ये रिसर्च कर रहे हैं कि भाई जो नाग है वो कैसे, उसके अंदर कैसे जहर बनता है, उसके जहर को जहर कैसा मारेंगे, दवाई कैसे बनाएंगे। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है वो नागपुर में है। फिर आप मेरे को बताइए, आपने 5 फन वाला नाग देखा होगा, या जहाँ भी शिवालय में जाते होंगे तो जो भी हमारा शिवलिंग होता है उसके ऊपर जो नाग की हमारी मूर्ति होती है, मूर्ति बोलना चाहिए, कोई तांबे का बना होता है, कोई चांदी का, कोई सोने का, तो जो होता है उसमें 5 फन होते हैं। 5 फन वाला नाग हमने देखा है। तो इसकी कितनी क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं? 5 है। अब देखिए, आपको फंसाएगा कहाँ कहाँ। पहली बात तो ये फंसाएगा कि मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली दे देगा, क्योंकि नागपुर थोड़ा हम सोच नहीं पाते। हम सोचते दिल्ली होगा, मुंबई होगा, कोलकाता होगा, चेन्नई होगा, या हैदराबाद होगा। नागपुर जैसी जगह कहाँ होगा? लेकिन नहीं, जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है, मुख्यालय नागपुर है। 1958 में स्थापना हुई थी। नाग से याद रखना, 5 फन होते तो 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला। अब यहाँ फंसाएगा, दिल्ली आपको पता है, मुंबई पता है, चेन्नई कोलकाता तक जाओगे, लेकिन हैदराबाद में थोड़ा संकोच करोगे। लेकिन अब वो संकोच खत्म कर दो, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है। तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में इसका मुख्यालय हमको पता है। और यहाँ से क्या है, इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं, 5 फन होते, इस तरह इसको याद रखना। पांचों के नाम भी जो बड़े बड़े हमारे महानगर हैं वो, और एक हैदराबाद है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, है तो पर्यावरण अभियांत्रिकी, लेकिन उद्देश्य देखिए, वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लांट, औद्योगिक प्रदूषण, है ना, ऐसे ही फंसाता है वो। तो ये टर्म्स आपको याद रखना है। फिर ये इसका विभाग मंत्रालय कौन सा है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यहाँ फिर से फंसाएगा, आपको लगेगा पर्यावरण है तो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हुआ, क्योंकि जब प्रश्न हमारे सामने आता है ना एग्जाम हॉल में, तो हम इतना दिमाग नहीं लगा पाते जब तक ठीक से ना पढ़े। लेकिन जब हम पढ़ते टाइम में ठीक से देख ले कि है तो पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है, विज्ञान वाले मंत्रालय के तहत आता है, तो फिर हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। वरना बहुत सारी एमपी की और भारत की भी ऐसी योजनाएं हैं कि योजना का नाम तो शिक्षा है, छात्रवृत्ति है, और है वित्त विभाग से संबंधित। तो छात्रवृत्ति में हम स्कूल शिक्षा, कुछ स्कूल शिक्षा की, कुछ वित्त विभाग की है, तो ऐसे कंफ्यूजन होता है। तो इसको जब भी हम पढ़े तभी अच्छे से पढ़ ले कि प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम रहे। अगला देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है। एक और चीज, ये फुल फॉर्म जो है ये भी पूछ सकता है। इसका अधिनियम आया था, अधिनियम कब आया था? 1997 में। इसका गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के तहत किया गया। देखिए, एक लाइन बदली नहीं, और पर्यावरण और मंत्रालय बदल गया। ऊपर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, यहाँ पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। इसकी स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध के। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई अनम्यूट करके बताइए, अभी आ रही है? जी मैम अब आ रही है। हाँ, वो ईयरफोन डिस्कनेक्ट हो गया था, इसीलिए वैसे ही मैंने आप लोगों से पूछा। ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य जो है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो क्षेत्र है उनके प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई करना है। तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण है, इसमें ये याद रखना कि अधिनियम के तहत आया था, ये संवैधानिक नहीं है, ये सांविधिक निकाय है। उसके बाद में विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन है, 17 मार्च 1951 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका कार्य
पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना। यहाँ से 2-3 प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी, अस्तित्व में कब आया था? तो 17 मार्च 1951 को आया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। और ये पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करता है। वायुमंडल की टर्म है, याद रखना, ना ही जल मंडल है, ना ही जैव मंडल है, और ना ही स्थल मंडल है। वायुमंडल ही की टर्म है, वायुमंडल को ही याद रखना है। मौसम विज्ञान संस्थान, इसकी ट्रिक ऐसा देख लो कि मौसम, देखिए स्विट्जरलैंड मतलब स्वीट, जब मौसम स्वीट होता है मतलब बहुत अच्छा होता है, तब कोई भी कहीं घूमने जाता है। जैसे आप लोग ये बोलेंगे वाह यार आज क्या मौसम है, बिल्कुल बादल है और बारिश धीरे धीरे हो रही है, बिल्कुल आसमान खुला हुआ है, बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं है, धूप भी नहीं है, तो बोलते मौसम है। जब मौसम है तो कोई भी कहीं घूमने जाएगा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। इस तरह इसको आप जुगाड़ करके याद रख लेना। अगला देखिए, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी है ना, नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है ये। इसकी स्थापना 2 दिसंबर, एक सेकेंड, इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुई और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय एजेंसी है। देखिए ये यूएसए की है, ठीक है, यूएसए की संघीय एजेंसी है ये, संयुक्त राज्य अमेरिका की। इसको कैसे याद रखोगे? यहाँ पे क्या बात की है, यहाँ पर संरक्षण की बात की है। संरक्षण किसको देते हैं? जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते, लगभग जो 70+ एज वाले होते, वो अपना काम खुद से नहीं कर पाते, तो उनको हम संरक्षण देते। और हम बोलते हैं ना कि जो भी घर के बुजुर्ग है उनको एक इंसान नहीं संभाल सकता, 2 इंसान तो उनके लिए घर में रुकते ही उनकी देख रेख करने के लिए, है ना। तो 2 दिसंबर 1970 को, दिसंबर मतलब लास्ट मंथ, मतलब एंडिंग वाला समय जो होता है किसी भी बुजुर्ग का, तो वहां से उसको रिलेट करना। 2 दिसंबर 1970 को स्थापना हुई थी। क्योंकि संरक्षण से आपको याद आ जाएगा, अच्छा 2 लोग संरक्षण देने के लिए रुके थे, उनका एंडिंग वाला समय चल रहा था, मतलब 12वां महीना है और 70 साल उनकी एज हो गई थी, है ना। यहाँ से आप याद रख लोगे। और ये अमेरिका की, यूएसए की संघीय एजेंसी है, ठीक है। अगला देखते हैं। इसी का कुछ बिंदु दिए हैं कि इसका संबंध मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से। मानव का जो स्वास्थ्य है और पर्यावरण संबंधी नियम, मैंने बोला था 2 लोग रहेंगे स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए, क्योंकि उनकी एज जो है 70 साल है और 12वां महीना है, मतलब लास्ट स्टेज चल रही है। तो हम स्वास्थ्य का संरक्षण करेंगे तो मानव स्वास्थ्य, यही से आपकी जो सारी ट्रिक है एक दूसरे से रिलेट हो गई है, भूलोगे नहीं बिल्कुल। प्रश्न चाहे किस तरह का दे, कोई भी ऑप्शन दे बहुत पास पास के, तब भी आसानी से सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ नोट दिया है, नोट ये है, गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, इसके कार्यालय 55 से अधिक देशों में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, प्रश्न, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, और इसके कार्यालय कितने अधिक देशों में? 55 से अधिक देशों में। अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, कई बार पढ़ चुका है, ये रिपीट हो गया है। स्थापना 1972 में हुई है, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। उसके बाद में मानव और पर्यावरण से संबंधित अवधारणाएं भी है। तो आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक मानव और पर्यावरण के मध्य परस्पर सहभागिता एवं स्वावलंबन पर आधारित रहा है। विभिन्न विचारक, भूगोलविद एवं पर्यावरणविदों ने मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंध को एक विचारधारा के रूप में विश्लेषित किया, जो पर्यावरण की विभिन्न अवधारणाओं के रूप में प्रकट किए गए। इनकी कुछ अवधारणाएं देखिए, ये प्रीलिम्स में बहुत कम संभावना है, यदि कभी पूछे तो स्टेटमेंट में प्रश्न आएगा, क्योंकि फैक्चुअल जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपके मेंस के काम का है। खुदा न खास्ता कभी पूछ लिया कि मानव पर्यावरण संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए, या मानव पर्यावरण संबंधित विभिन्न अवधारणाओं पर प्रकाश डालिए, उनकी आलोचना कीजिए, या उनके मुख्य बिंदुओं को समझाइए, या उनका मर्म बताइए, ये मेंस का प्रश्न है। तो अलग अलग अवधारणा है। एक तो नियतिवादी अवधारणा है, इसको जो एफ रेटजिल है, इसने मानव एवं पर्यावरण के संबंध में नियतिवादी अवधारणा को जन्म दिया है। इसके अनुसार मानव जीवन को प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर माना है।
अर्थात मानव की उत्पत्ति, अवनति, विकास की दर पर्यावरण पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में यह उपागम प्रकृति से मनुष्य को बनाया है। इस सिद्धांत पर आधारित है। इस अवधारणा में पर्यावरण एवं प्रकृति सक्रिय और मानव निष्क्रिय है। इस सिद्धांत का प्रभुत्व 1920 तक बना रहा। इसके समर्थक हम्बोल्ट एवं कार्ल लीटर जैसे भूगोलवेत्ता थे। इस अवधारणा की आलोचना विशेष रूप से फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं ने की है। देखिए, नियतिवादी अवधारणा आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है। आपसे सीधे सीधे 5 नंबर में पूछ सकता है कि मानव पर्यावरण से संबंधित नियतिवादी अवधारणा को समझाइए। आपको कुछ याद नहीं रखना, बस ये याद रखना जो नियतिवादी अवधारणा क्या कहती है, वो ये कहती है कि प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। बस पूरी पिक्चर यही खत्म हो जाती। यदि प्रकृति ने मनुष्य को बनाया, प्रकृति कहेगी मनुष्य उठो तो खड़ा हो जाएगा, बैठो तो बैठ जाएगा, चलने लगो तो चलने लगेगा, रुक जाओ तो रुक जाओगा। मतलब प्रकृति जैसे नचाती है, मानव वैसे नाचना चाहता है। एक इंसान है और उसका बंदर है, ऐसे याद रखना। तो जो इंसान वो प्रकृति और बंदर मानव है। प्रकृति जैसे नचाएगी, मानव ऐसे ही नाचेगा। ये किसने बोला है? एफ फ्रेटिजिल ने इसको बताया। इसके समर्थक कौन थे? हम्बोल्ट और कार्ल रीटर, ये इसके समर्थक थे। लेकिन ये अवधारणा क्या है, 1920 तक ही अस्तित्व में रही। ऐसा क्यों? आपको पता है, देखो टीन एज जो होती है ना 19 तक की होती है। 20 साल आप मान लो, तो 20 साल तक कोई भी क्या है, जैसे पेरेंट्स बच्चे को जैसे नचाते, बच्चा नाच लेता है, लेकिन 20 साल के बाद वो किसी की नहीं सुनता है। ऐसे ही प्रकृति है। 1920 तक ये सिद्धांत अस्तित्व में रहा। इसके बाद इसकी आलोचक आए और उन्होंने अपने मत से इसको विखंडित कर दिया। तो आपको इस तरह इसको रिलेट करके रखना है, तो आप भूलोगे नहीं, बहुत आसानी से लॉन्ग टर्म तक आपको चीजें याद रहेगी। अब जो फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं थे ना, उन्होंने इसकी आलोचना की, ठीक है, क्योंकि देखो 20 साल के बाद कोई भी किसी की बातों में फंसता नहीं है। जो बच्चा है पेरेंट्स की बातों में नहीं फंसता है, वो अपनी समझ से अपना काम लेते चलता है। तो वहां से याद रखना, फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं ने इसकी आलोचना की, क्योंकि उनको किसी की बातों में फंसना नहीं था। बात यही खत्म हो जाती। तो हमारी एक अवधारणा क्लियर हो गई। उसके बाद हम अगली अवधारणा पे चलेंगे। अगली अवधारणा ये है संभववादी अवधारणा, ठीक है। संभववादी अवधारणा क्या कहती है? इसको तो विडाल डी लॉबलाश ने, जो नियतवादी अवधारणा के आलोचक थे, ने संभववादी अवधारणा को जन्म दिया है। इस अवधारणा के समर्थक, इन्होंने समर्थक बताया, जैसे ब्रून्ज है, ईसा वोमेन है, एल फेट्रो है, डिमांजी है, ये भूगोलवेत्ता इसके समर्थक थे। अब ये क्या कहते हैं कि मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय अभिकर्ता माना है। अब ये थोड़ा बोल रहे कि हाँ, जो मानव है थोड़ा सक्रिय अभिकर्ता तो है। मनुष्य पर्यावरण को इतना परिवर्तित कर सकता है कि परिवर्तित पर्यावरण मनुष्य एवं उसके समाज हेतु अनुकूल हो जाए। यानी मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है, उसमें हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। ये आलोचना, ये जो संभववादी अवधारणा है, ये तो मुझे भी लग रहा है कि इसका समर्थन करूं, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य आप देखिए, मानव ने प्रकृति को इस तरह परिवर्तित कर दिया है कि बिल्कुल मेरे हिसाब से चलो, कोई बहुत प्यारा जंगल था, उसको वहां अब रहना था, उसमें पूरे वन काट दिए, वहां अपने बड़े बड़े महल बना लिए, उद्योग क्षेत्र बना लिए, अपने रहन सहन के लिए, अपने उपभोग करने के लिए तमाम चीजें विकसित कर ली। मतलब उसने प्रकृति पे विजय प्राप्त कर ली। लेकिन देखा जाए तो ये विजय टेम्पररी है, क्योंकि जो जब प्रकृति अपना विनाशकारी रूप लेके आती है, तो मानव टिकता नहीं है उसके सामने। लेकिन ठीक है, जो अलग अलग भूगोलवेत्ता है, उन्होंने अपने मत दी है, फिर कुछ उसकी आलोचना करते हैं, जैसे आलोचना करते हैं, कुछ नई थ्योरी लेके आते हैं, तो एक नई थ्योरी बन जाती है। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एल फेब्रे ने किया था। अगला है नवनियतिवादी अवधारणा। ये अवधारणा दोनों ही, जो अतिवादी अवधारणा उसका खंडन करती है। ग्रिफिथ, टेलर एवं OH के स्पेट जैसे भूगोलवेत्ताओं ने प्रकृति के एक पक्षीय दोहन की आलोचना की और बताया कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी हो सकता है। जैसे संभववादी अवधारणा क्या कह रही है कि मानव ने प्रकृति पे विजय प्राप्त कर ली है, मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया है। लेकिन नवनियतिवादी अवधारणा वाले कहते हैं कि भैया रुको, यदि आप प्रकृति का बहुत अधिक दोहन करोगे ना, तो फिर प्रकृति अपना रूप दिखाएगी, उसका दोहन आपके लिए विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने प्रकृति के संदर्भ में रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो की नीति अपनाने को कहा है। प्रीलिम्स का प्रश्न बन सकता है, स्टॉप एंड गो की नीति किस अवधारणा के तहत है? तो आपको याद होना चाहिए, नवनियतिवादी अवधारणा के तहत है। उन्होंने बताया कि प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं,
अतः हमें चाहिए कि हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपने विकास नीतियों का निर्धारण करें। वस्तुतः टिकाऊ या सतत विकास नवनियतिवादी अवधारणा से संबंधित रखता है। देखिए, जो सतत विकास है ना, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है हमारे 17 है, और ये जो 17 लक्ष्य है इसको हमने 2030 तक प्राप्त करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। तो प्रश्न डायरेक्ट न पूछ के इस तरह पूछ लेगा कि कौन सी अवधारणा है जो सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करती है, उसके पक्ष में बात करती, तब हम सोचेंगे हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था, हमने तो 17 लक्ष्य रख के रखे थे, एक एक लक्ष्य याद है। आप क्रम से जमाने को देख लो, आप दूसरे नंबर का पूछ लो, आप 15वें नंबर का पूछ लो, 17वें नंबर का, लेकिन वो कान इधर से न पकड़ के कान इधर से पकड़ रहा है, वो पूछ रहा है कि कौन सी अवधारणा है जो सतत विकास लक्ष्य का समर्थन करती है। तो नवनियतिवादी अवधारणा। ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमारे गलत नहीं होंगे, और प्रश्न अब ऐसे ही आते हैं। आप 2024 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना और उसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। लूसेंट से जो क्वेश्चन है आपके गलत नहीं होंगे, और लूसेंट में इतना पर्याप्त कंटेंट दे के रखा है जो कोर सब्जेक्ट है उनके लिए, कि इतना पढ़ लो आप। आपके जो ऐसे प्रश्न आएंगे जो किसी से नहीं बन रहे हैं तो आपसे भी नहीं बनेंगे, लेकिन जो सबसे बन रहे हैं आपके गलत नहीं होंगे। इसीलिए जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको बिल्कुल पक्का करके आना। अगली अवधारणा है सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा। ठीक है, सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा ये क्या है? इसके जनक प्रोफेसर कार्ल ओ सावर है। ठीक है, इसके अनुसार मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी तकनीक का विकास करता है तथा अपने संसाधनों का उपभोग करता है। इस अवधारणा में मानव की सक्रियता पर बल दिया है। उनके अनुसार मानव स्वयं अपना इतिहास रचता है, हमारी संस्कृति हमारी वर्तमान परिस्थितियों व आर्थिक उन्नति को निर्धारित करती है। सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रियता प्राप्त है। सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा क्या कह रही है? ये बोल रही है, पहली चीज तो ये कि इसके जनक कौन है? प्रोफेसर कार्ल ओ सावर है। ये बोल रही है कि जो मनुष्य है अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी तकनीक का विकास कर लेगा और अपने संसाधनों को यूज करते जाएगा। इसमें मानव की सक्रियता पर बल दिया है। मानव की एक्टिविटी है तभी तो तकनीक का विकास कर रहा है। वो एक्टिव नहीं रहेगा तो तकनीक का विकास क्यों करेगा? उसके पास जितने संसाधन है उसका उपभोग करते जाएगा, ना ही वो नवाचार लाएगा, ना ही नई तकनीकें आएगी, और ना ही नए उन संसाधनों का नए तरीके से उपभोग कर पाएगा। तो ये सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा कहती है मनुष्य की सक्रियता पर ये बल देती है। उसके अनुसार मानव स्वयं अपना इतिहास रचता है। ठीक है, हमारी संस्कृति हमारी वर्तमान परिस्थितियों और आर्थिक उन्नति को निर्धारित करती है। ये बहुत अच्छी लाइन है कि हमारी संस्कृति क्या करती है, हमारी जो वर्तमान परिस्थिति और हमारी आर्थिक उन्नति हमारी संस्कृति से तय होती है। सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा विशेष रूप से यूएसए में लोकप्रिय रही है। प्रश्न पूछा जा सकता है कहाँ लोकप्रिय रही है, तो यूएसए में इसने लोकप्रियता प्राप्त की है। ठीक है, अगला देखिए, अगली है पारिस्थितिकी अवधारणा। पारिस्थितिकी अवधारणा, यह अवधारणा पारिस्थितिकी के आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है तथा मनुष्य एवं प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों पर बल देती है। इसके अनुसार मनुष्य एवं प्रकृति को एक दूसरे के साथ सामंजस्य एवं अवलंबन का संबंध होना चाहिए, न कि विनाशी। मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है, तो उसे इस ग्रह के प्रबंधक की भूमिका अपेक्षित है। यह प्रबंधन पारिस्थितिकी संतुलन को कायम करेगा। हमारा पर्यावरण एक बंद तंत्र है तथा इसके संसाधन सीमित है, जिनके निर्माण की प्रक्रिया धीमी, अतः संसाधनों का उपयोग उचित तरीके से विवेकपूर्ण होना चाहिए। सबसे अच्छी अवधारणा है पारिस्थितिकी अवधारणा। ये एक दूसरे के बीच समन्वय की बात करता है। वो कहता है कि पर्यावरण है और मानव है, दोनों एक दूसरे को लेके चलो। ना ही पर्यावरण मानव पर हावी होगा, ना ही मानव पर्यावरण पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करे। दोनों एक दूसरे को लेके चलो, क्योंकि इन्होंने बोला है कि प्रकृति में जो भी संसाधन है उनके निर्माण की दर बहुत ही धीमी है, और मनुष्य के उपभोग की दर यदि तेज हो गई तो इसमें बैलेंस नहीं बन पाएगा। ये पारिस्थितिकी अवधारणा ऐसा कहती है। मेंस में यदि आता है 10 नंबर के, बिल्कुल बहुत पर्याप्त इसमें कंटेंट दिया है। अगला एक डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, होमोस्टेटिक। होम्योस्टेटिक क्रियाविधि किसे कहते हैं? पता नहीं, आप लोगों को शायद क्लियर दिख रहा हो, थोड़ा जूम कर देती हूँ। पर्यावरण में देखिए यहाँ क्लियर होगा।
पर्यावरण में एक अंतःनिर्मित स्वतः नियंत्रक क्रियाविधि होती है जिसे होम्योस्टेटिक क्रियाविधि कहते हैं। मनुष्य अपने क्रियाकलापों द्वारा इसमें परिवर्तन करता है। जब यह परिवर्तन सहनशीलता से अधिक हो जाता है तो विभिन्न भयावह समस्या उत्पन्न होती है जो मनुष्य सहित पूरे प्रकृति के लिए विनाशक होती है। राष्ट्र का विकास एवं स्थिरता पारिस्थितिकी स्थिरता पर निर्भर करता है। डेफिनेशन पूछ लेगा होम्योस्टेटिक क्रियाविधि किसे कहते हैं, या प्रीलिम्स का प्रश्न रहेगा होम्योस्टेटिक क्रियाविधि संदर्भित करता है या परिभाषित करता है। नीचे 1 2 3 4 स्टेटमेंट दिए रहेंगे और पूछ देगा कि उपरोक्त में से 1 2 सही है, 2 4 सही है, 1 2 4 सही है, उपरोक्त सभी सही है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जो टर्म है इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो क्या है, पर्यावरण में एक अंतःनिर्मित स्वतः नियंत्रक क्रियाविधि होती है। जो हमारा एनवायरमेंट है ना वो खुद से ही बैलेंस कर लेता है। वो कभी इंसानों के सामने हाथ नहीं फैलाता है कि आप आइए, जैसे आपने वृक्ष जो है ना काट दिए तो अब आप आइए, आप वृक्ष लगाइए। हमारा पर्यावरण कभी भी ऐसा नहीं कहता। आपने एक पक्षी का नाम सुना होगा, डोडो पक्षी। ये डोडो पक्षी क्या होता है, डोडो वृक्ष है शायद ये, हाँ डोडो वृक्ष है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही। तो उसमें क्या होता है, ये जो वृक्ष है ना ये वृक्ष विलुप्ति की कगार पर है। एक जो पक्षी था ना उस इस वृक्ष के बीजों को खाता था और जब बीट करता था तो बीज मिट्टी में जाते थे, फिर वह वृक्ष उग जाते थे। मतलब प्रकृति को पता है कि हमको कैसे तालमेल लेके चलना है, तो वो खुद ही अपना बैलेंस बनाती थी। वो कभी नहीं, वो हमारे इस अभियान पे निर्भर नहीं करती थी कि हम जाकर एक पेड़ लगाएंगे और फिर वो एक पेड़ प्रकृति को बहुत हरा भरा कर देगा। तो ये जो अवधारणा है ना यही है, कौन सी, होम्योस्टेटिक क्रियाविधि है कि प्रकृति एक अंतर्निर्मित स्वतः नियंत्रण की क्रियाविधि, खुद से बैलेंस खुद से कंट्रोल करती है वो। मनुष्य अपने क्रियाकलापों द्वारा इसमें परिवर्तन, हम ही जाकर वहां पर डिस्टर्ब करते हैं। जब ये परिवर्तन एक सहनशीलता से अधिक हो जाता है तो फिर प्रकृति रिवर्स इफेक्ट करती, फिर वो अपनी भयावह समस्या उत्पन्न करती है और मनुष्य समेत पूरे प्रकृति के लिए विनाशक होती है। और राष्ट्र का विकास एवं स्थिरता पारिस्थितिकी स्थिरता पर निर्भर करती है। ठीक है, यदि अभी भी स्क्रीन क्लियर हो, वॉइस प्रॉपर हो तो आप एक बार बता दीजिए, मैं पानी पी लेती हूँ तब तक। अनम्यूट करके बता दीजिए कोई भी। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? कोई अनम्यूट कर लीजिए अपनी तरफ से। मेरी वॉइस आ रही है? नीतू यस मैम, सिंह, आ गया। अच्छा ठीक है। आप लोगों को जो भी अनम्यूट थे प्लीज आप लोग थोड़ा अनम्यूट करके बता दिया कीजिए। मुझे लगा शायद वॉइस नहीं आ रही, फिर मुझे बेक करना पड़ा क्लास से। ठीक है, ओके मैम। ओके। देखिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि अमेरिका की एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है, उनका नाम है मिस सैंपल। ठीक है, इनके अनुसार मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है। सीधे सीधे जैसे हिस्ट्री में है ना आजकल एक चलन चल गया है कि एक स्टेटमेंट दे देगा फिर पूछेगा ये कथन किसका था, तो खुदा ना खास्ता उनका दिमाग फिरे तो एनवायरमेंट से भी ये चलन चला दे। तो इसके लिए हमको तैयार रहना है क्योंकि लूसेंट में दिया है। और आप एक चीज देखना कि लूसेंट में अधिकतर जो भी ये जो पिंक बॉक्स है ना, पिंक कलर के हाईलाइटेड जो भी वर्ड्स हैं या फिर बॉक्स में दिए होते हैं, ये पीवाईक्यू होते हैं, या तो वनडे एग्जाम के होते हैं या अदर स्टेट पीसीएस के, इवन यूपीएससी के भी क्वेश्चन इसमें दिए हैं। तो लूसेंट तो एक तरह से जो गीता है ना हमारे लिए बहुत अच्छी किताब है। और बिल्कुल इसका एक एक शब्द रटना, इसका हर एक शब्द प्रश्न है, इसका हर एक शब्द उत्तर है, इसके बिना तो पता नहीं नैया पार कैसे होगी। चलिए, अमेरिका की प्रसिद्ध भूगोलविद्ता है मिस सैंपल, नाम भी बड़ा अच्छा है मिस सैंपल।
इनके अनुसार मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति, ठीक है, मान लिया। चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि मानव अपने पर्यावरण में संघर्ष करके वर्तमान स्वरूप में बदला है। अब डार्विन साहब बोल रहे हैं कि हम मनुष्य ने संघर्ष किया है और संघर्ष करके हम अभी अपनी वर्तमान वाला जो रूप है उसमें पहुंचे। तो कभी पूछ ले कि किसने कहा है मानव अपने पर्यावरण में संघर्ष करके अपने वर्तमान स्वरूप में बदला है, तो डार्विन साहब ने बोला है। सतत विकास 2 नंबर का प्रश्न, प्रीलिम्स का प्रश्न। एक इससे संबंधित मैंने अवधारणा अभी आपको बताई है, कल मैं आपसे पूछूंगी कि कौन सी अवधारणा थी। सतत विकास क्या है, इसका दूसरा नाम देख लीजिए। सबसे पहले निर्वहनीय, निरंतर या स्थायी विकास शब्द का प्रयोग पहली बार IUCN, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण नीति में किया है 1987 में। वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने अवर कॉमन फ्यूचर नाम की रिपोर्ट में इस शब्द की परिभाषा और कार्य पद्धति की व्याख्या की, जिसे यूएनओ ने स्वीकार कर लिया। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास वह है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, यानी आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना निर्वहनीय सतत विकास। इसको इस तरह से समझिए, मतलब मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादा आपके लिए संपत्ति के लिए छोड़ गए और आपको ये कसम दे रखी है कि इस 1000 में से आपको इसका ब्याज बनाना है और इसका ब्याज बना के जो भी आपके बच्चे आएंगे, फिर बच्चों के बच्चे मतलब आपके नाती फिर पोते आएंगे, तो उनके लिए आपको रखना है। लेकिन आप 1 नंबर के मुख्तार निकले। आपने सोचा मुझे मिल गए 1000, अब 1000 से खाऊंगा पीऊंगा घूमूंगा ऐश करूंगा, मेरे बच्चे आए उनको जैसा लगे वैसा करे, मेरे को कोई मतलब नहीं, तो फिर आपका सतत विकास नहीं होगा, ठीक है। वही आपका दोस्त है, आपका दोस्त क्या कर रहा है, 1000 है, 1000 अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दिया, उससे ब्याज मिल रहा है, ब्याज से अपनी रोजी रोटी चला रहा है, कम खर्चे कर रहा है, जितनी वो कहते हैं ना, जितनी चादर है उतनी ही पैर पसार रहा है, अपनी व्यवस्थित तरीके से जितना संसाधन है उसका सर्वोत्तम दोहन कर रहा है, जहां अनावश्यक खर्च है वहां नहीं कर रहा है। फिर 1000 में से केवल 200 ही खर्च किए और 800 रुपए अपनी भावी पीढ़ी के लिए बचा लिए, साथ ही अच्छी जगह इसको इन्वेस्ट कर दिया, तो वो सतत विकास कर रहा है। तो उसकी जो भी पीढ़ी आएगी उसको बोलेगी वाह यार, मेरे दादा ने तो मेरे लिए इतना करके रखा था, है ना। और वही आपके बच्चे बोलेंगे, आपके नाती, मेरे दादा ने तो कुछ नहीं किया। तो यही सतत विकास है पर्यावरण की टर्मिनोलॉजी में, मतलब जितना आपके पास है आपको भावी पीढ़ी से समझौता नहीं करना है, मतलब उनके लिए उनके जो रिसोर्स है उन पर उनका हक है, आप उनका हक नहीं छीन सकते कि आपको जितना जल मिला उतना पूरा खर्च कर लिए और आप परलोक सिधार गए, फिर आपकी आने वाली पीढ़ी परेशान हो रही, ये सतत विकास नहीं है। तो इस तरह से सतत विकास को इन्होंने डिफाइन किया और इसके 17 लक्ष्य है जिसको 2030 तक प्राप्त करने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध है। अगला है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में जो घोषित एजेंडा 21 है, रियो घोषणा में सतत विकास के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया है। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, 1992 में। एजेंडा 21 मैंने आपको बताया 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हमने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसको आयोजित किया था, इसीलिए हम इसको रियो समिट भी कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी एजेंडा 21 थी। एजेंडा 21 के 4 प्रमुख लक्ष्य उद्देश्य मैंने आपको बताए थे, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण, और मैंने एक टर्म बताया था कि उस टर्म को भूलना मत, वो टर्म कौन सा था, विकासशील देश थे। मैंने ये भी बताया था कि यदि विकसित देश आ जाए तो गलत कर देना, विकासशील देश थे, गरीबी निवारण, जनसंख्या नियंत्रण था, पूंजी स्थानांतरण वाली बात की थी, जैव विविधता का संरक्षण सर्वेक्षण, इस तरह के जो 4 बिंदु थे वहां पर बोले गए थे। जो 2012 के रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट, इस सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रश्न बनेगा, भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन की एक पृष्ठभूमि कहां पर थी, बैकग्राउंड कहां पर था, तो वो 2012 के रियो 20 सम्मेलन में था। एक अगला प्रश्न है कि उसकी घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, द फ्यूचर वी वांट, इसकी घोषणा पत्र का शीर्षक था। अगला देखिए, सतत विकास। सतत विकास या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक ब्रंटलैंड थे 1987 में। स्थायी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है।
प्रीलिम्स का प्रश्न बन सकता है, किस तरह की घटना है, अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। हमेशा यही कहता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जितने भी संसाधन हमारे जो पहुंचेंगे उसके बारे में बताता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, जैसे जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान इम्फाल मणिपुर में। देखिए महत्वपूर्ण क्यों होता है, ये ना उत्तर पूर्वी राज्य है, और जब भी उत्तर पूर्वी राज्य में कोई संस्थान है या कोई मीटिंग हो रही है, कोई अभियान हो रहा है या कोई मिशन वहां से लॉन्च हो रहा है यहाँ पर, या फिर कोई म्यूजियम वहां पर बना दिया गया, कोई भी घटना हो रही है और उत्तर पूर्वी राज्य की है, तो फिर वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम क्या है उत्तर पूर्वी राज्य को हमारे साथ बहुत अच्छे से मिलाकर एक समग्र तरीके से विकास की विचारधारा में है। तो जो जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान कहाँ है, इम्फाल मणिपुर में। सतत विकास के 4 मानक है। कितने मानक है? 4। क्या है? अंतर पीढ़ीगत समता, अंतरा पीढ़ीगत समता, लैंगिक असमानता और वहन क्षमता। एक तो अंतर पीढ़ीगत है, अंतरा पीढ़ीगत है, वहन क्षमता है और लैंगिक असमानता, इसके 4 घटक है। आगे क्या दिया है? नवीकरणीयता, प्रतिस्थापन, अंतर्निर्भरता, अनुकूलनशीलता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता सतत विकास के मूलभूत विचार है। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सभी जीवधारियों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में ऊर्जा का स्रोत है, हमको पता है। और एक भूतापी ऊर्जा भी मैंने बताया था कि कभी प्रश्न में आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि ये कहाँ से आ गया, भूतापी ऊर्जा भी है, ठीक है। भूतापी ऊर्जा भी याद रखना है सौर ऊर्जा के साथ। ऊर्जा के गैर पारंपरिक एवं नवीकरणीय स्रोत का प्रयोग, स्वच्छ ईंधन, पर्यावरण हितैषी तकनीक, पारिस्थितिकी संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शासन की मजबूती एवं सतत विकास को प्राप्त करने की प्रमुख रणनीतियां है। यहाँ पर देखिए अगला, ये दिवस दिए है। ये एक जो प्रश्न है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन सा? ये जो दशक होते हैं ना संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पहले है, तो सबके लिए सतत ऊर्जा का दशक, सतत ऊर्जा, सतत विकास अलग है। देखिए फंसाएगा कहाँ आपको, वो दे देगा सबके लिए सतत विकास दशक, तो हमको लगेगा वाह सतत विकास की बात कर रहे हैं। हमको तो पता है कि सतत विकास बहुत सुर्खियों में रहता है, आए दिन न्यूज़पेपर में आता है, प्रधानमंत्री मोदी जी उसके ऊपर बात करते हैं, तो बोलेंगे चलो चलो लगा देते हैं, सतत विकास लगाते, ऊर्जा तो हमने सुना ही नहीं है कभी। तो फंस गए, हो गया आपका उत्तर गलत। फ्री के आप सीधे बाहर हो गए, फिर 1 साल तक इसी कुचक्र में फंसे रहना। इसीलिए इस लूसेंट सीरीज का नाम मैंने यही रखा है कि इस कुचक्र से निकलिए, क्योंकि देखिए प्रश्न आपके सामने है, उत्तर भी आपके सामने है, लेकिन आप फिर भी गलती कर दोगे, क्योंकि आप पढ़ने में इतनी वो करते हो ना, पता नहीं कहाँ जाना होता है। इतने हजारों वीडियो पढ़े यूट्यूब में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और कुछ कुछ मेंटर्स ने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन हमको ध्यान ही नहीं देना है वहां पे। इसीलिए लूसेंट सीरीज स्टार्ट की है कि यहाँ कम से कम ध्यान ले लो, फोकस कर लो, देख लो इसको। तो वो देगा कि 2014 से 2030 का जो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल थी या दशक था, उसका नाम है, नीचे दिया रहेगा, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक, सबके लिए सतत विकास दशक, सबके लिए सौर ऊर्जा दशक, सबके लिए भूतापी ऊर्जा दशक। फिर हम कंफ्यूज हो गए, वही खोपड़ी खुजाने लगेंगी, हे प्रभु तेरी क्या लीला है, चारों ऑप्शन तो एक जैसे दिख रहे, कहाँ फंसा दिया तूने। फिर याद आएगा कि लूसेंट में दिया तो था, पर क्या था वही नहीं पता। फिर बोलेंगे हमने तो सतत विकास पढ़ा था, वही होगा, हो गया उत्तर गलत। याद रखना सबके लिए सतत ऊर्जा दशक, ऊर्जा की बात की है। कल मैं ये प्रश्न पूछूंगी, बिल्कुल गलत नहीं होने को ना। 2040 से 2023 तक ये पहल की, दशक 10 वर्षों का होता है, उसके लिए घोषित की थी इन्होंने अपनी रणनीति, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे, पर्यावरण संबंधित दिवस है, सप्ताह और माह है, ठीक है। एक है विश्व जल मग्नता आर्द्र भूमि, 2 फरवरी। 2 फरवरी जैन के बाद फैब आता है, सेकेंड मंथ होता है, ठीक है। 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र प्लस भूमि ये भी 2 से मिलकर बना है, तो 2 फरवरी। विज्ञान दिवस 28 फरवरी सबको पता है। वन्य जीव दिवस 3 मार्च, ये भी पता है। अब देखिए वानिकी, जल और मौसम रिलेट करना। वानिकी मतलब आपने पेड़ लगा दिया, ठीक है। आपने क्या किया, पेड़ लगाया। आपने पेड़ लगाया, दूसरे दिन पेड़ को आप जल दे रहे हो। जैसे ही आपने ऐसे बहुत सारे पेड़ लगाए,
पेड़ को आप जल दे रहे हो तो बिल्कुल एक हरा भरा जंगल बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिर पूरा मौसम चेंज हो गया, ठीक। तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, 22 मार्च को आपने उसमें जल दिया तो विश्व जल दिवस, और 23 मार्च को पूरा मौसम और विज्ञान चेंज हो गया तो 23 मार्च। ये विश्व की बात चल रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात है। तो 21 को आपने वन लगाया, 22 को जल दिया और 23 को मौसम बदल गया। जैसे ही मौसम बदला आपका स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस। जैसे ही स्वास्थ्य अच्छा हुआ, जल संसाधनों का अच्छा समुचित आप दोहन करने लगे, अच्छे से उपयोग करने लगे, उसको सुरक्षित रखने लगे, तो जल संसाधन दिवस। उसके बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है और 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। एक बात बताइए, प्रवासी, गर्मी की छुट्टियों में आप प्रवास करते हो ना अपने मामा के घर, एक बहुत ही फेमस डायलॉग चलता है कि गर्मी की छुट्टियों में कहीं जाए ना जाए, मामा के घर तो जाना ही। तो आप भी तो प्रवास करते हो 1 महीने 2 महीने की, लेकिन अभी हम लोग इस एज में नहीं है कि प्रवास करें, ठीक है। अभी तो इस एज में है कि विवाह करके दूसरे की बेटी को अपने घर प्रवास करके ले आए। तो वो जब हम छोटे थे तब की बात थी, तो गर्मी के समय की बात होती थी ना, अप्रैल मई में जब हमारी गर्मी की छुट्टियां होती थी। तो विश्व प्रवासी दिवस 8 मई को, यहाँ से आप इजीली याद रखोगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। फिर जैव विविधता दिवस 22 मई को, जब गर्मी की छुट्टियों में गए तो आप कहीं खेत में जाते थे, पेड़ पौधे देखने जाते थे, पशु पक्षी देखने, तो जैव विविधता 22 मई को। उसके बाद तम्बाकू मुक्ति दिवस, फिर जब आप गर्मी की छुट्टियों में आपके मामा के घर रुके थे ना, तो आपके मामा को तम्बाकू खाने की बहुत आदत थी, तो 1 महीने में आपने वो हैबिट को ठीक कर दी। तो 31 मई को जैसे ही आप अपने घर वापस आने लगे तो मामा को तम्बाकू से मुक्ति दिला दी। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को पर्यावरण दिवस, क्योंकि क्या है, बारिश होती है, जून का महीना मानसून का होता है, मानसून जैसे आया बारिश हुई तो पर्यावरण बिल्कुल हरा भरा हो गया। जब बारिश हुई तो 8 जून को क्या हुआ, इतनी बारिश हुई कि महासागर भर गए, तो विश्व महासागर दिवस 8 जून। उसके बाद में विश्व भूगर्भ जल दिवस, जब महासागर भर गए तो महासागरों से जल रिसते हुए भूगर्भ में पहुंच गया, तो 10 जून को भूगर्भ जल दिवस। फिर मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस। मुझे एक बात बताइए, जब महासागर में इतना पानी आ गया कि भूगर्भ भर गया, तो कहीं मरुस्थलीकरण रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। अनावृष्टि जैसी समस्या तो है ही नहीं, तो इसकी रोकथाम करना है, तो 17 जून को ये बात कर ली हमने। जब ये सारी चीजें हो गई तो फिर हम जनसंख्या दिवस मनाने लगे कि भैया हमारे पास संसाधन अब पर्याप्त है, अब हमारी जनसंख्या से हमको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जनसंख्या के दिन ना 1 जुलाई मतलब एक व्यक्ति इस दिन को सेलिब्रेट करने लगा। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, फिर 28 जुलाई को हमने प्रण लिया कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, और अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। हमको पता है कि प्रकृति में बाघ आते तो हमको उनको भी देखना है। फिर वो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व ओजोन दिवस। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर को, गांधी जी के दूसरे दिन ही प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर को। विश्व, ये यहाँ वन्य जीव सप्ताह है 2 से 8 अक्टूबर, ठीक है। गांधी जी का जो 2 अक्टूबर उनका जन्म दिवस है, तो 2 से 8 अक्टूबर तक जो है वन्य जीव सप्ताह दिवस है। विश्व शाकाहार दिवस 6 अक्टूबर को, विश्व शाकाहार दिवस 6 अक्टूबर को। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को। क्या हुआ कि शाकाहार है, जैसे शाकाहारी होना भी अच्छी बात नहीं, मांसाहारी होना भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि जो फूड चैन होती है ना, हमारा जो फूड वेब होता है, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला, तो प्रकृति स्वतः नियमित करती है। जैसे हरे पेड़ पौधे, ठीक है, हरे पेड़ पौधे को खरगोश खा रहा है, फिर खरगोश को बाघ खा रहा है, फिर मनुष्य सर्वाहारी है, इन हरे पेड़ पौधों को भी खाता है और यहाँ पे जीव जंतुओं को भी खाता है। तो क्या है, आपदा नियंत्रण करेंगे 13 अक्टूबर को, क्योंकि 6 अक्टूबर को आप बहुत शाकाहार कर रहे थे, फिर आपदाएं आ गई, क्योंकि शाकाहार सारे समाप्त होने लगे, जो प्राथमिक उपभोक्ता थी इनकी संख्या बढ़ने लगी। फिर इस आपदा को कंट्रोल करने के लिए 13 अक्टूबर को आपदा नियंत्रण दिवस मनाया। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 28 नवंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, ठीक है। अगला बिंदु देखते हैं, ये थोड़ा रट लेना, कभी कभी क्या है सीधे प्रश्न बन जाता है कि ये दिवस कब मनाते हैं।
तो बहुत ज्यादा पढ़ने से उतना फायदा नहीं होता है जितना कभी एक टेबल पढ़ लेने से हमको फायदा होता है। और ऐसे प्रश्न ना सही जोड़ी मिलान में भी दे देते, तो वहां एलिमिनेट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमको यदि दो भी पता है तो फिर हम 50-50 या फिर 75% तक एक्यूरेसी पर पहुंच जाते हैं। और यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस प्रीलिम्स में आप देखोगे ना, तो पीवाईक्यू में आए वाले प्रश्न है ये सारे। 1987 की हमारी साझा भविष्य नामक रिपोर्ट, द ब्रंटलैंड रिपोर्ट, इसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, इसमें सतत विकास की आधुनिक अवधारणा इससे हमको मिली है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में हुआ था, उसमें पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 21वीं शताब्दी में सतत विकास की प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य योजना एजेंडा 21, ये कुल मिलाकर रिवीजन एक तरह से। रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 के अलावा पर्यावरण एवं विकास संबंधी रियो घोषणा पत्र तथा वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए वक्तव्य सिद्धांत पर भी सहमति बनी है। रियो +10 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ था, मैंने बताया था 1+5 था, फिर +10 था, फिर +20 था, +5 यूएसए में हुआ था, +10 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, +20 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। ये अभी थोड़ी देर पहले ही रिवाइज कराया, वही चीजें यहाँ पर चल रही है कि जो +10 है जोहान्सबर्ग सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था, उसको एजेंडा 21 के क्रियान्वयन का लक्ष्य दोहराने के साथ ही सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को लागू करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। जो रियो +20 है ब्राजील 2012 में 3 तथ्यों पर बल दिया है, गरीबी में कमी लाना, स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत विकास। ठीक है, और अभी हमने जो दशक पढ़ा है, हमने दशक पढ़ा है 2014 से 23 वाला जो है ऊर्जा का। ठीक है, उसमें सतत ऊर्जा है, दो ही शब्द याद रखना, सतत ऊर्जा का दशक सबके लिए। सतत विकास यहाँ पर याद नहीं रखना, सतत विकास करोगे तो सीधे सीधे प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। रियो +20 में सतत विकास के संबंध में 7 क्षेत्रकों का चयन किया गया है। सीधा सा प्रश्न, कितने क्षेत्र? 7 क्षेत्रकों का। रोजगार, ऊर्जा, संपोषणी शहर, खाद्य सुरक्षा, जल, समुद्र और आपदा प्रबंधन। द फ्यूचर वी वांट +20 सम्मेलन का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये सतत विकास लक्ष्यों को सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियल डेवलपमेंट जो गोल है, इसकी समाप्ति के साथ लागू करने की बात की है। 70वें संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क 2015 में एमडीजी के स्थान पर एसडीजी 2030 को लागू किया गया है। ठीक है, कब लागू किया गया है भैया भी, मेरे भाई बहनों याद रख लेना, जो 70वां संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में 2015 में, उसमें जो है एमडीजी के स्थान पर एसडीजी 2030 को लागू किया है। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1972 में मनाया। क्यों? मैंने आपको बोला था ना, 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण पर संबंधित पहला सम्मेलन था पूरे विश्व में। यदि पर्यावरण से संबंधित कोई बात हुई थी तो 1972 के स्टॉकहोम में हुई थी, और इसी के बाद 1973 में 5 जून को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था, और 5 जून को मनाना शुरू किया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की। आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से आर्मी। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानो फुकुओका है। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय 23 मार्च 1950 को लागू हुआ। इसका मुख्यालय मैंने बताया स्विट्जरलैंड जेनेवा। जब स्वीट सा मौसम रहता है तो हर कोई बाहर घूमने जाता है। जलवायु का सही सूचकांक प्राकृतिक वनस्पति है। ठीक है, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। अभी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ जो भी कुछ आपके डाउट्स है, अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को अनम्यूट करते जा रही हूँ। आप लोगों की जो भी बात है आप लोग रखिएगा। क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा, इसमें क्या कुछ चेंजेस करने हैं या फिर ये फ्लो और इस तरीके से पढ़ाना आप लोगों को समझ में आ रहा है। शिवम गौर, श्रद्धा शर्मा, आस्था त्रिपाठी जी, सपना जी, नरगिस जी, आप सबको अनम्यूट कर दिया। आप लोग अपनी बात रखिए। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? यस मैम, आ रही है आवाज। हाँ, आप लोग बात रखिए। कमलेश जी, जी आप लोग अपनी बात रखिए। क्लास का फीडबैक बताइए, इस तरह से ठीक है या कुछ चेंजेस की जरूरत है? ठीक है मैम। बाकी लोग कुछ बताएंगे?
यस ठीक मैम, है बहुत मैम। अच्छी क्लास है। जी, कुछ समझ में आया क्लास में? जी मैम। कुछ डिफरेंस लग रहा है कि पहले लूसेंट पढ़ते थे और अभी जो लूसेंट हो रही है, तो हाँ कुछ तो फायदा है क्लास ज्वाइन करने से, या फिर कुछ बेनिफिट नहीं है? हाँ मैम, बहुत ही शानदार क्लास रही है आपकी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों को जो हम सब एक परिवार बनाए, क्योंकि क्या है ना, एग्जाम का मैंने इसका एक तरह से स्लोगन ही समझ लिए, कूचक्र, क्योंकि अभी जितना भी सेशन लिया ना, तो प्रश्न उत्तर हमारे सामने ही होते, लेकिन हम लोग जो सिली मिस्टेक है ना, वो यहीं से सिली मिस्टेक करते और फिर पेपर से आउट होते। और अभी आप अक्टूबर तक रुक जाइए। आयोग जो 10 सूत्र एक चैनल है, उन्होंने आयोग का इंटरव्यू लिया था, तो उसमें उन्होंने बोला अक्टूबर तक वो अपना कैलेंडर आउट करेंगे। तो आप उस दिन देख लेना, जिस दिन भी कैलेंडर आउट होगा, जितने भी लोग वहां पर यूट्यूब पर स्ट्रेटेजिक वीडियो लाएंगे, तो सबसे पहले यही बोलेंगे कि 4 सब्जेक्ट के लिए लूसेंट करो। और तब जब आप वो वीडियो देखोगे और तब तक अपनी लूसेंट कंप्लीट होगी ना, तब आपको इन 2 महीनों की अहमियत समझ में आएगी कि कितना अच्छा कि हमने लूसेंट कंप्लीट कर ली। ये चीज है इसमें। जी मैम, खुद से तो होती नहीं है, बोर हो जाते 2-4 दिन में ही, ऐसा लगता बंद करके रख दें। पता है, एक मैसेज मेरे पास आया था, कोई बच्ची थी, उन्होंने ये बोला था, दीदी मैंने 25 बार लूसेंट पढ़ी है, 25 बार, और अब मैं आपके साथ कंटिन्यू करने वाली हूँ, अब देखते हैं कि क्या चेंजेस आता है। तो ऐसे बच्चे भी शामिल हुए जो पहले कई बार मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। क्लियर बात है वॉइस तो? शायद झनकार जी, शायद आपकी तरफ से कुछ नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि क्या है, मैंने पहले ही वाईफाई लगवा लिया था, तो वॉइस की प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं आई है, और स्क्रीन शेयरिंग में भी नहीं। मैंने 2-3 बार प्रॉपर टेस्टिंग कर ली थी, 1-1 1.5 घंटा क्लास लेकर मेरे दूसरे ग्रुप में, तो बहुत ही प्रॉपर था। ठीक है, फिर अभी लूसेंट एनवायरनमेंट कंप्लीट करेंगे हम लोग, और कल क्लास स्टार्ट होने के पहले या फिर क्लास के बाद में ही क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। आज जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करके आना है, उसमें के जो की टर्म है वो मैं पूछूंगी, फिर से रिवाइज करूंगी, और ऐसे देखते देखते हमारी लूसेंट पे कमांड हो जाएगी, क्योंकि ना मतलब पढ़ा के बस छोड़ना नहीं है, कुल मिला के ये है कि रिविजन पर रिविजन, मल्टीपल रिविजन चलेगी ये। और इस बार सही बता रही हूँ, बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को। जी कोई बात नहीं, चलिए मैं सेशन आउट करती हूँ, आप लोग सब रिवाइज कीजिएगा और अगले टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट जी थी मैम। जी बताएं। मैम जैसे अभी पर्यावरण पढ़ा रही हैं, तो इसके बाद जैसे भी कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ाती हैं, तो आप उसका पीडीएफ पहले शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, क्योंकि जैसे अच्छा, मेरे पास मैंने लुसेंट की जी पुरानी वो है, तो पहले से उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे, उसके बाद जब आप पढ़ाएंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ शिवेंद्र जी, शायद आपने देखा नहीं जी होगा, मैंने 2 दिन पहले ही लूसेंट के एनवायरनमेंट की पीडीएफ सेंड कर जी दी जी, थी। आपने इसकी डाल दी थी, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि आप कि मतलब ये डाल दीजिएगा, उसी चीज़ से मेरे दिमाग में आई थी ये चीज़। जी बिल्कुल, आप लोग निश्चिंत रहिए, और मैंने ये भी बोला है कि जिसके पास नई लूसेंट नहीं, बिल्कुल पैसे खर्च मत करना, क्योंकि कुछ कुछ लाइनें ही ऐड हुई है। इस पीडीएफ को आप देख लेना और अपनी लूसेंट में वहां लिख के जाना। लगभग 180 रुपए की नई लूसेंट आई है, तो आपको ये पैसे बता, बात पैसों की नहीं होती, होता क्या है, जो हमारी पुरानी लूसेंट है ना, उसके साथ हम बहुत हैबिचुअल है, जैसे जो पेज खुला हमको पता है कि ये चीज यहाँ लिखी है, तो वो दिमाग में हमारे छपी है कि पेज में राइट साइड में, मतलब राइट साइड में ही है। जब हम अपनी नई बुक के साथ आते हैं ना, तो नई बुक में जब भी अपडेशन होता है, तो उसका पेज और उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो पोजीशन, वो चेंज हो जाती है, तो हमको वहां सेट होने में टाइम लगता है। इसीलिए मैंने बोला था कि जिसके पास पुरानी लूसेंट है, पुरानी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पीडीएफ बना के डाल दी है, जो भी फैक्ट है आप उसमें बिल्कुल नोट डाउन करो, वहां लिख लो, बस बात खत्म। उसके बाद आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि हमारी पुरानी लूसेंट है या हमारी नई लूसेंट। तो वो आपके, वो बोलते हैं ना, एक दोहरा दोहरा पंथ का जैसे कुछ कहावत है, तो वो चीज हो जाएगी, एक पंथ दो काज। और किसी को कुछ बोलना है? अच्छा मैम, एक चीज पूछनी थी। जी मैडम जैसे आप प्री के लिए बताते जाते हैं, ऐसे थोड़ा मेंस के लिए भी अगर बताते जाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, मतलब थोड़ा आंसर पे।
मेंस के लिए ना देखिए, जैसे लूसेंट है, लूसेंट में जो भी मेंस का आ रहा है 2 नंबर के टर्म वही क्लियर कर रही हूँ। यदि 5 नंबर का लग रहा है कि ये बन सकता है तो 10 नंबर का, तो मतलब जो एक मोटा मोटा रहता है ना मेंस का, वो आपका इसके साथ कवर हो जाएगा। हाँ वही मैम, काफी कुछ इसमें उसमें ऐड कर सकते हैं यदि आंसर लूसेंट राइटिंग से कोई प्रश्न आ रहा है 2 मार्कर तो भी गलत नहीं होगा, इतना आप निश्चिंत रहिए। मैंने पहले ही बोला था कि मैं थोड़ा क्या कथनी से ज्यादा करने में विश्वास रखती हूँ, क्योंकि क्या है, में। जब हम बिल्कुल कमिटमेंट कर देते हैं ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि पता नहीं, कभी कभी चीजें ऐसी होती है कि वो चीज पूरी करने देना नहीं चाहता, पता नहीं वो ऐसा होता है। इसीलिए मेरा ये है कि शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, उसको हिट करो, फिर गोल बनाओ, उसको हिट करो। तो धीरे धीरे क्लास के साथ बहुत सारी चीजें आप सीखते जाएंगे। मैंने केवल लूसेंट क्लास का जो भी प्रमोशन किया था उसमें मेंस का नहीं बोला था, लेकिन मैं कराऊंगी इसमें मेंस का भी, जैसे 2 मार्कर, 5 मार्कर, 10 मार्कर, कि क्या प्रश्न बन सकते, कैसे बन सकते। यस यस। जी ओके मैम, थैंक यू। जी जी ठीक है, सेशन आउट करूं? किसी का कोई और डाउट है? जिन्होंने भी क्लास नहीं देखी, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो दोनों आपको ग्रुप में मिल जाएगा, वो लोग देख लेना और आप लोग भी रिवाइज कर सकते हैं। इसको स्पीड पर भी डाल सकते हो तो कम समय में रिवीजन हो जाएगा। जी मैम। जी जी चलिए ठीक है, मैं सेशन आउट करती हूँ। अच्छे से पढ़िए। गुड नाइट।